मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से इन प्लेस ऑफ 100 मैंने 101 किया था। 100 में जैसे मैंने बताया था सम कंट्रोवर्सी, उसको बाद में डील करेंगे। 104 पे आते हैं। मेरे ख्याल से मुझे डिस्कशन करने की कुछ जरूरत है नहीं यहां पर, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड। ये रॉड है, अगर इसको ऐसा मैंने हैंग करके फोर्स अगर अप्लाई किया तो लेंथ विल इंक्रीज। फोर्स अप्लाई करने से लेंथ बढ़ गई। इस रॉड को ऐसा क्लैम्प किया मैंने और इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाता हूं मैं तो लेंथ विल ट्राई टू इंक्रीज, और लेंथ को अगर इंक्रीज नहीं होने देते आप तो डेफिनेटली फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन द क्लैंप्स, एंड द फोर्स विच विल बी एक्सर्टेड इज गिवन बाय y a alpha into rise in temperature. This is rise in temperature and this is coefficient of linear expansion. आगे का नंबर देखते हैं, नंबर 108. The ratio of hydraulic stress to the corresponding strain. मेरे ख्याल से स्ट्राइक होने चाहिए। हाइड्रोलिक क्या दिया है? It is given to hydraulic stress upon strain, प्रेशर के साथ रिलेटेड है, तो डेफिनेटली क्या आएगा? इट इज बल्क मॉडुलस। सिर्फ वर्ड जो अलग से यूज किया गया है, इट इज व्हाट? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। प्रेशर का ही मतलब आता है उसमें वहां पर, तो वहां पर हो गया बल्क मॉडुलस। नंबर 112, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ द गैस। मैंने दोनों चीज डील कर लिया था। आइसोथर्मल is bulk modulus is equal to P and adiabatic is gamma into P, and this gamma is equal to Cp upon Cv. So well, इसका आंसर रहेगा C is the answer, number 116 there. The pressure is applied from all the sides to the tube. By how much its temperature be raised to maintain the original volume? प्रेशर आपने सब तरफ से अप्लाई किया 116 में, एंड प्रेशर अप्लाई करने के कारण व्हाट विल हैपन? इट विल बी डेफिनेटली कॉम्प्रेस्ड, और एक वॉल्यूम इलास्टिसिटी आपको दी गई है टू बी इक्वल टू बीटा, एंड वॉल्यूम इलास्टिसिटी इज बीटा एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू अल्फा। वॉल्यूम इलास्टिसिटी का मीनिंग होगा बल्क मॉडुलस, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। ये मिल गया। तो टेम्परेचर के कारण जो वॉल्यूम बदलती, दैट इज गिवन बाय डेल्टा वी इज इक्वल टू यह आएगा अल्फा ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर बाय डेल्टा थीटा करके मान कर लेता हूं। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इक्वल टू डेल्टा थीटा। डेफिनेटली राइज इन टेम्परेचर का मतलब होगा दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज, ये डिक्रीज होने से दिस विल डिक्रीज, सो दैट इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा वी। तो मुझे मिलेगा डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू अल्फा इनटू डेल्टा थीटा। ये मैं मार्क करता हूं एट द सेकेंड इक्वेशन, और एक काम करेंगे, यहां पर डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन बीटा। ये मेरा पहला इक्वेशन है। करना कुछ भी नहीं है, कंप्रेस करने के कारण दिस इज द फॉल, द डिक्रीज इन वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ने के कारण दिस इज इंक्रीज इन वॉल्यूम। आप चाहते हैं कि कंप्रेस करने के बाद भी वॉल्यूम सेम रहे, तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन? आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। ये दोनों इक्वेशंस को अगर आप इक्वेट करेंगे तो मुझे मिलेगा अल्फा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन बीटा, एंड सो आपसे एक्सपेक्टेड क्या है? द एक्सपेक्टेड टू फाइंड द राइज इन टेम्परेचर। सो द राइज इन टेम्परेचर दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन बीटा इनटू अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू पी। डेल्टा पी को मैंने ट्रीट किया एज द इंक्रीज इन प्रेशर। इंक्रीज इन प्रेशर उन्होंने बोला इट इज इक्वल टू पी, इसलिए डेल्टा पी को मैंने रिप्लेस कर दिया बाय पी, एंड दैट शुड बी द आंसर। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 120 पर आता है। द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज रो
bulk modulus K, the increase in density when the pressure P is applied. आपको निकालना है इंक्रीज इन डेंसिटी. डेफिनेटली जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे चारों तरफ से तो व्हाट विल हैपन, वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होने के कारण बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो सेम रहेगा, वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा, तो व्हाट विल हैपन, दिस विल इंक्रीज. आपका पहला इक्वेशन इसी को लिखता हूं मैं. सेकंड, डेल्टा रो इज इक्वल टू मास इज कांस्टेंट, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलेगा v स्क्वायर डेल्टा v. मेरे ख्याल से रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, या माइनस साइन आती है, वी जस्ट निगलेक्टिंग माइनस साइन. ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन. मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो मुझे मिला m अपॉन v स्क्वायर इंटू दिस. अभी क्या करूंगा मैं, आई विल इक्वेट इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, तो मुझे मिलेगा डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू, आपको यहां पर मिलेगा इक्वल टू m अपॉन v स्क्वायर v अपॉन m इंटू डेल्टा v. सो अल्टीमेटली द चेंज इन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक निकल जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v. ये हो गया मेरा तीसरा इक्वेशन. नाउ बल्क मॉडुलस के टर्म्स में दिस बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा v इंटू v. सो डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन k. प्रेशर उन्होंने बोल के रखा, इट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू p, इसलिए डेल्टा p की जगह में मैंने p लिख लिया. ये हो गया मेरा फोर्थ इक्वेशन. एंड अल्टीमेटली मैं दोनों को इक्वेट करता हूं, p अपॉन k इज इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो. सो द चेंज इन डेंसिटी इज रो इनटू p अपॉन k. दिस शुड बी द आंसर. मेरे ख्याल से ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और बाद में मैंने सिर्फ उसको डिवाइड किया, तो मुझे यहां पर रेशियो क्या मिल गया, डेल्टा v अपॉन v. एंड डेल्टा v अपॉन v को मैंने इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस एक्सप्रेस कर दिया. सो दैट इज द आंसर. आंसर टू दिस इज इन फैक्ट इक्वल टू a इज द आंसर. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर. सो वेल, for number 124, the isothermal bulk modulus of the perfect gas at atmospheric pressure. अभी जस्ट मैंने बताया था कि isothermal bulk modulus is equal to pressure. यहां पे इनका बोलना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर है, and atmospheric pressure is 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square. So it's very clear this should be equal to, स्ट्राइक होनी चाहिए, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना रहता है. सो आंसर आपका ये रहेगा 128 के लिए. व्हेन प्रेशर अप्लाइड टू 1 liter ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस बाय, इट इज गिवन टू यू, द वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब. बल्क मॉडुलस कितना रहेगा पूछा गया है. व्हेन द प्रेशर आपने बढ़ा दिया है 128 के लिए, प्रेशर आपने बढ़ा दिया है, सो डेल्टा p इज इक्वल टू p आपको दिया गया है टू बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये दिया है आपको. एंड 1 लीटर वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर, एंड द चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. आपको यहां पर k निकालना है बल्क मॉडुलस. अब एक बात ध्यान में रखेंगे, वॉल्यूम भी इसको एसआई में कन्वर्ट करते हैं. 1 लीटर इन फैक्ट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, और डेल्टा V इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर द होल क्यूब. सो डेल्टा V इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब. सो वेल,
सब्स्टिट्यूशंस करने को ध्यान में रखेंगे। मैं इसको ऐसा में कन्वर्ट कर लिया मैंने 10 to the power -3 दिस इज इक्वल टू 10 to the power -6 और मुझे अब इंटरेस्ट है बल्क मॉडुलस में डेल्टा P अपॉन डेल्टा V इंटू V। सो K इज इक्वल टू प्रेशर आपने बढ़ा दिया है 2 इंटू 10 to the power 6 वॉल्यूम 10 to the power -3 और ये आता है टू बी इक्वल टू 10 to the power -6। तो K is equal to 2 into this will be equal to how much plus 3 9 यानी कितना आएगा 10 to the power 9 Newton per meter square। I think that's very clear to all of you। So well it is 2 into 10 to the power 9 132 के लिए देख लीजिए आप। The bulk modulus of rubber is given to you। To what depth can a rubber ball be taken into the lake so that its volume decreases by 0.2%? 132 के लिए देख लीजिए आप। फिर से डिक्रीज इन वॉल्यूम आपका रहने चाहिए इक्वल टू 0.2%। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100 इज इक्वल टू 0.2%। सो ध्यान में रखेंगे डेल्टा V अपॉन V इज 0.2 अपॉन 100। मेक नो मिस्टेक है। और बल्क मॉडुलस कितना 14.7 इट इज 14.7 इंटू 10 to the power 8 इंटू 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको पूछा यह गया है कि टू व्हाट डेप्थ इट कैन बी टेकन। जब आप उसको water when you take it to some particular depth inside the water what will happen? The pressure will increase and the pressure inside is given by H rho G। पानी अगर है हाइट हमको निकालना है डेंसिटी ऑफ वाटर 10 to the power 3 kg per meter cube and this is 9.8 और आपको क्या चाहिए the change in volume should be equal to 0.2%। K दिया हुआ है तो कितना डीप लेके जाएंगे आप so that the volume changes by 0.2%। ये पूछा गया है। आपका फॉर्मूला रहेगा K is equal to डेल्टा P अपॉन डेल्टा V इंटू V। तो K is equal to डेल्टा P के जगह में H rho G लिखूंगा मैं। चेंज इन वॉल्यूम लाइक दिस। तो मुझे मिलेगा हाइट H is equal to K डेल्टा V अपॉन V K डेल्टा V अपॉन V इंटू 1 अपॉन रो इंटू G। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। हाइट निकालना आपको डेप्थ नॉट द हाइट डेप्थ निकालना है K डेल्टा V अपॉन V एंड रो अपॉन इट इज रो अपॉन G। आपको K दिया गया है टू बी इक्वल टू 14.7 इंटू 10 to the power 8 ये दिया गया है डेल्टा V अपॉन V इट इज 0.2 अपॉन 100 और ये रहेगा 10 to the power 3 और इसको हम 10 से लेते हैं G को। तो मुझे आंसर ये मिलेगा 14.7 इंटू 0.2। वेल यहां पर कितना देख लीजिए 2 3 6 तो 10 to the power 6 हो जाएगा तो दिस इज 10 to the power 2। तो यहां पर आपका आंसर आने चाहिए 14.7 इंटू 2 लेता हूं मैं 14 1 कैरेट 9 एंड दैट इज इक्वल टू 2। इट इज 14 9 दैट इज डेसिमल पॉइंट यहां पर कितना रहेगा ये 2.94 इंटू 10 to the power 2। तो आंसर शुड बी इक्वल टू 294 मीटर्स। उन्होंने आंसर वहां पे दिया गया है टू बी इक्वल टू 300 मीटर्स। दिस विल आल्सो डू। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अब उसको जब डीप लेके जाएंगे तो प्रेशर विल इंक्रीज। प्रेशर एट द डेप्थ H इज इक्वल टू H rho G। उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लिया है टू गेट द रिजल्ट। नंबर 136 के लिए द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ डायमंड इज ग्रेटेस्ट। इट इज द हार्डेस्ट सो इट इज ग्रेटेस्ट। इतना ध्यान रखेंगे आप। नंबर 140 के लिए a 5 centimeter cube of certain material has upper surface displaced by 0.6 centimeters
by the tangential force which is given, calculate the modulus of rigidity. यहां पे नंबर 140 में आप इसको ऐसा लेंगे, डायग्राम बना ही लेते जाइए, आई थिंक दैट विल बी बेटर। यहां पर क्यूब है, वो साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, तो यह आपका 5 सेंटीमीटर आएगा। दिस इज ओ ए डैश, तो लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। ए डैश डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, द डिस्प्लेसमेंट हियर इज इक्वल टू 0.65 सेंटीमीटर्स। आपको ये निकालना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थीटा। आपका थीटा रहेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, टॉप लेयर ले रहा हूं मैं, ए डैश अपॉन इज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर, जो भी आपका देख लेंगे हम। ए डैश इज इक्वल टू 0.65 सेंटीमीटर। इसको भी मैं सेंटीमीटर्स में लेता हूं, तो इसको वैसा लिखेंगे अपन 0.65 अपॉन 5, ठीक है। वेल, फोर्स तो दिया गया है, what's given to the force which is applied is equal to 0.626 न्यूटन्स, ये दिया गया है। एरिया, उसका टॉप सरफेस अगर लेंगे, इट इज अ क्यूब, तो टॉप एरिया अगर लेंगे तो कितना रहेगा, ये एरिया जहां पे फोर्स आपने अप्लाई किया, इट इज 5 इंटू 5 सेंटीमीटर्स, दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे मिलेगा ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थीटा, सो दिस इज इक्वल टू 0.26। और एक बात है, एरिया को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, दिस इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर -4 एंड थीटा इज इक्वल टू 0.65 अपॉन 5। जो भी रिजल्ट आता है, कैन गेट इट। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। फॉर्मूला ये है एफ अपॉन ए इंटू थीटा, जो भी आंसर आता है कैलकुलेट कर लीजिए। एरिया के बारे में थोड़ा सा सोचना जरूरी है, क्योंकि ऊपर का एरिया कितना रहेगा, 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25, और स्पेशली थीटा इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ओ ए। वेल, आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। नंबर इज 144। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो इज 0.4 लिखेंगे आप, मैं रीजन बता देता हूं। आप नोट करेंगे पॉइसन रेशियो की वैल्यू आती है बिटवीन 0 एंड 0.5। इट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5, सो डू रिमेंबर उसकी वैल्यू कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 0 और 0.5 के बीच में सिलेक्ट अगर करेंगे तो इट हैज टू बी 0.4। 148 के लिए द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन एंड द लैटरल स्ट्रेन इज गिवन टू यू। आपको पॉइसन रेशियो निकालना है। मेरे ख्याल से मुझे सॉल्व करके देने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ध्यान में रखेंगे, द पॉइसन रेशियो इज इक्वल टू LA अपॉन LO। इट इज लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। डिवाइड करके आप रिजल्ट लेके आएंगे। पहले O A है, बाद में O है। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। वेल, द नेक्स्ट नंबर इज 152 दैट the increase in the length on stretching the wire is 0.05%। पॉइसन रेशियो दिया है, तो परसेंटेज आपको निकालना है डायमीटर का। तो 152 के लिए आप देखेंगे पॉइसन रेशियो इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन डेल्टा डी अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन विच इज इक्वल टू दिस। अब उन्होंने ये देके रखा है यहां पर दैट the problem is 152 that the increase in length is 0.05। इसको स्पेशली याद रखेंगे, डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 इज इक्वल टू 0.5, सो दिस इज डेल्टा L अपॉन L इज 0.5 अपॉन 100, और सिग्मा इज गिवन टू यू एज इक्वल टू हाउ मच, 0.4। सिग्मा आपको दिया गया है पॉइसन रेशियो टू बी इक्वल टू 0.4, तो यहां पर मुझे मिलेगा डेल्टा टी अपॉन डी इज इक्वल टू सिग्मा
into delta L upon L. I think that's very clear. So this is equal to 0.2 into ये रहेगा 0.5 अपॉन 100. हमारा इंटरेस्ट किस में है? परसेंटेज में. सो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 से मल्टीप्लाई करने से वो कैंसिल हो जाएगा और ये रहेगा 0.4 इंटू 0.5. सो दिस इज इक्वल टू 0.2%. आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर. यहां पर ध्यान में रखेंगे, आपको परसेंटेज चेंज के बारे में बोला गया है, तो इट हैज टू मल्टीप्लाई बाय 100. वो कैंसिल होने के बाद आपको आंसर जो मिलता है इट इज इक्वल टू मेरे ख्याल से 0.5 नहीं है, इट इज 0.05 है. 0.05 ये भी रहेगा 0.05. दिस विल बी अगेन इक्वल टू 0.05 और ये भी रहेगा 0.05. तो आपका आंसर आएगा 0.02%. आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर. 156 कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है. मेरे ख्याल से मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, फॉर्मूला देख के कंपेयर करूंगा आंसर क्या आता है. 160 के लिए कैलकुलेट द वर्क डन इफ अ वायर इज लोडेड बाय वेट इक्वल टू mg एंड इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू l. यहां पर भी डिस्कशन वाली बातें नहीं है. 160 के लिए एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू हाफ f इंटू l. स्ट्रेचिंग फोर्स आपका है वेट, so that is mg into L. This should be the answer. याद रखेंगे, total energy stored is equal to half stretching force into L. F is equal to mg and this is the result. आगे में it is 164 there. 164 में if 3 into 10 to the power minus 3 joules is the work done in stretching the wire to 1 mm, then the work done in stretching it through 3 mm कितना रहेगा पूछा गया है. 164 के लिए वर्क डन इज इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 3 joules और स्ट्रेच आपने किया है 1 mm से. आपको वर्क डन निकालना है when it is stretched by 3 mm. इसका मतलब ये नहीं होता कि वो 3 टाइम्स हो जाएगा. डू रिमेंबर दिस. वर्क डन इज इक्वल टू हाफ f इंटू l. अब याद रखेंगे, फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं. हाफ y इंटू a l अपॉन कैपिटल L इंटू l. And so we have this work done is equal to half y a upon L into L square. आप देखेंगे सब टर्म्स अभी कांस्टेंट है. y is constant, a is constant, L is constant. So work done is directly proportional to L square. इसलिए work done in the second case, work done in the first case is L1 upon L2 the whole square. आपका L2 आता है 3 और ये 1 square, so that is equal to 9. So work done is equal to W1 is equal to 3 into 10 to the power minus 3 into 9. So work done will be equal to 27 into 10 to the power minus 3 joules. तो ध्यान में रखेंगे, उसको डायरेक्ट वैसा रिलेट नहीं करेंगे. 1 का मतलब होता है ये, तो 3 का मतलब 3 टाइम्स नहीं होता. इट हैज बिकम इन फैक्ट इक्वल टू 27. दिस इज 9 स्क्वायर. सो इट इज 3 into 9 दैट इज इक्वल टू 27. 164 को देख लेंगे अभी हम. अच्छा, 164 इज कंप्लीट. 168 के लिए if y is the longitudinal strain then the energy stored per unit volume. बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आपने डिस्कस भी कर लिया, इसको रिवाइज करने में हरकत नहीं है. 168 के लिए यह है वर्क डन इन द कंप्लीट वॉल्यूम एंड वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. इसको इतना ऐसा याद रखिए आप. इट इज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. सो दिस इज इक्वल टू
नाउ उसको एक्सप्रेस किया गया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेस के जगह पे मैं लिखूंगा y इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन। इट्स वेरी क्लियर कि स्ट्रेन स्ट्रेस आ नहीं रहा है, तो स्ट्रेस के जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया y इंटू स्ट्रेन, तो आपका आंसर मिलता है हाफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, तो आपका आंसर निकलेगा हाफ y इंटू एक्स स्क्वायर। दैट शुड बी द आंसर। फॉर 172 there, दो वायर्स दिए हुए, मटेरियल सेम है, एक का रेडियस डायमीटर जो है A has twice the diameter and 3 times the length of B. Elastic limit is not reached when each is stretched by the same tension. The ratio of the energy stored in A in B to B, to that and B. तो यहां पर हमारे पास दो वायर्स है A and B, इसको मैं लेता हूं as 1 and इसको मैं लेता हूं as 2. It is given to you that the diameter of A is twice, so इसका मतलब होता है this is equal to 2 times and 3 times the length, so L1 is equal to 3 times L2. A has twice diameter and 3 times length, तो आपको रेशियो निकालना एनर्जी स्टोर्ड. एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय हाफ F इंटू L. L तो ठीक है, आपने फोर्स सेम अप्लाई किया है, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द डायमीटर एंड द अदर थिंग्स. फोर्स जो आप अप्लाई करते हैं इट इज गिवन बाय YAL अपॉन कैपिटल L, तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ YA स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इंटू L, तो मुझे अल्टीमेटली मिलेगा इक्वल टू हाफ Y, और यहां पर रहेगा A which is equal to pi r square into L square upon capital L. I think the relation is very clear. F के जगह में YAL upon this L, तो ये Y pi r square L square upon L. Well now, ये रिलेशन आपको दिया गया है, तो टेंशन इज सेम, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहां पर. सो व्हाट विल हैपन देयर? Extension. Let's just check it. If the elastic limit are not reached when the each is stretched by the same tension, the ratio of the energy stored in A to that in B. अब यहां पर एक सिचुएशन ऐसी आ चुकी है that R का मालूम है लेकिन L the extension part is not clear. तो व्हाट्स टू बी डन हियर? एक काम करेंगे हम, F के जगह में आई सब्स्टिट्यूट दिस L इन टर्म्स ऑफ F. तो यहां पर मुझे ये मिलेगा, रिलेशन गलत है, रिलेशन वही है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन डू वी नीड. तो यहां पर दिस विल बी इक्वल टू हाफ इनटू F, और यहां पर L के जगह में वी हैव it is equal to F into L upon Y into A. मेरे ख्याल से the reason should be very clear कि यहां पर मैंने रिलेशन यूज किया, करेक्ट रिलेशन है, लेकिन we cannot use this because L एक्सटेंशन के बारे में हमको कुछ नहीं मिल रहा है. तो यहां पर in this relation फोर्स सेम दिया है, तो it will get cancelled. Well, we will see. So energy stored is equal to half F square L upon Y into A. और इसका मतलब यह होता है दिस इज इक्वल टू हाफ F स्क्वायर L Y अपॉन पाई R स्क्वायर. एक बात ध्यान में रखेंगे, जो डायमीटर का रेशियो है, द डायमीटर D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ये ध्यान में रखेंगे, द रेशियो रिमेंस सेम. सो एनर्जी स्टोर्ड इन 1 अपॉन एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड, ये कैंसिल हो जाएगा, F इज सेम, it will get cancelled, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, this will also get cancelled. तो बचेगा क्या? L. L is in the numerator, so this is L1 upon L2 multiplied by, ये रहेगा R2 upon R1 the whole square.
जैसे मैंने बार बार आपको बताया कि जो न्यूमरेटर की क्वांटिटी है 1/2 है, तो दिस विल बी आल्सो 1/2 एंड दैट विल बी 2/1. तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट इज दैट, L1/L2 मल्टीप्लाइड बाय D2/D1 द होल स्क्वायर. तो मुझे मिलेगा L1/L2. वेल ये थोड़ी सी यहां गड़बड़ हो गई है, ओरिजिनल लेंथ के बारे में बात करेंगे. L1 कैपिटल S. वेल एनीवे, तो यहां पर L1/L2 is equal to 3 and D2/D1 is equal to half square, so that is equal to 3/4. So the answer should be equal to 3:4. Thus the answer is 3:4. Well anyway, यहां पर क्या प्रॉब्लम आया था, ये आपको ध्यान में आना चाहिए. एक्सटेंशन हमको निकालने का तरीका नहीं था वहां पर, नो डेटा वाज गिवन, इसलिए मैंने इस प्रकार से उसको कन्वर्ट कर लिया टू अल्टीमेटली गेट द रिजल्ट. 176 के लिए ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट. बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट अगर आपने फोर्स अगर अप्लाई किया तो व्हाट विल हैपन, परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉज्ड. ये तो डेफिनेशन नहीं है. इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद व्हाट इज कॉज्ड, परमानेंट डिफॉर्मेशन. नंबर 180, a beam of metal supported at two ends is loaded at the center. The depression at the center is proportional to y raised to n. The value of n कितना रहेगा, it will be -1. इसका फॉर्मूला फिर से एक बार हम देख लेते हैं. The depression that is produced is given by 176, this is 180. Depression is given by load L cube 4y b d cube. क्लियर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बाकी के चीज अगर कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो y raised to n means n is equal to -1. I think that's very clear. आगे बढ़ते हैं. Uh, 184 के लिए, a bridge is declared unsafe. Why? Because it loses elastic property. Elastic strength it loses. तो इसका आंसर ए है, ध्यान में रखेंगे आप. 188, the backlash error can be eliminated in Searle's experiment by rotating the screw in one direction. इसका मतलब देख लीजिए क्या होगा. जब आप स्क्रू को रोटेट करते हैं, we rotate the screw on the main scale, आप ऐसा शिफ्ट होंगे. Say this is 0.2 centimeters, 0.3, 0.4 and so on. तो स्क्रू को रोटेट करेंगे तो स्क्रू ऐसा चलेगा. लेकिन अगर फास्ट आपने रोटेट किया तो व्हाट विल हैपन, मे बी फ्रॉम 2 इट विल जंप टू 0.4 और इट माइट जंप टू 0.5. एनीथिंग कैन हैपन. मैं रिपीट कर रहा हूं, स्क्रू को रोटेट करेंगे तो आप 0.2 से 0.3 आएंगे, 0.3 से 0.4 देन 0.5. एक्सपेक्टेड यही है. फास्ट अगर रोटेट करेंगे, इसी को बोलेंगे बैकलैश एरर. रोटेट करते हुए जंप ले लिया उसने 0.2 से 0.4, इसको बोलेंगे बैकलैश एरर. और बैकलैश एरर को अवॉइड करने का एक ही तरीका, स्क्रू को रोटेट करेंगे वेरी स्लोली. इफ द स्क्रू इज रोटेटेड वेरी स्लोली देन व्हाट विल हैपन, ये बैकलैश एरर आ नहीं सकता है. 0.2 से 0.3 जाएगा, 0.3 से 0.4 और 0.4 से इट विल गो टू 0.5. 192 में क्या दिया देख लीजिए. द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर द मटेरियल्स ए एंड बी आर शोन. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. यहां पर किसका हेंस मोल्डर ज्यादा है एंड विच इज मोर स्ट्रॉन्गर पूछा गया है. ग्राफ को देखिए बराबर समझ में आनी चाहिए. दैट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन is equal to y, or in fact it is very clear that stress is equal to y into strain. तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो what does m stand for? M stands for the slope which is equal to the Young's modulus.
इट इज वेरी क्लियर कि जो स्लोप जो रहेगा इट रिप्रेजेंट्स यंग्स मॉडुलस। अब देखिए बराबर समझ में आनी चाहिए कि दिस लाइन इज वेरी स्टीप और उसकी स्टीपनेस कम है। इट इज वेरी क्लियर कि स्लोप ऑफ द फर्स्ट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ द सेकेंड, सो YA इज ग्रेटर देन YB। तो इस जो मटेरियल ए जो है इसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, डिपेंडिंग ऑन दिस, यानी स्लोप ज्यादा है तो Y ज्यादा है। और एक दूसरी बात, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? यहां पर ऑलमोस्ट यहां पर इलास्टिक लिमिट आएंगी, यहां पर एक इलास्टिक लिमिट आएंगी, और हम नोट क्या करते हैं, आफ्टर द इलास्टिक लिमिट वायर अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे टूटता होगा, तो काफी स्ट्रेच होने के बाद वायर टूटती है, और यहां पर कम स्ट्रेचिंग के बाद वायर टूट जाती है। तो इसका मीनिंग बहुत क्लियर है, दिस इज, ये जो मटेरियल ए है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, बिकॉज आफ्टर द इलास्टिक लिमिट वायर अल्टीमेटली यहां पर टूटती है, और यहां पर जो कर्व जो यहां पर दिया गया है काफी कम एरिया, अगर काफी कम लेंथ का है ये, तो डेफिनेटली वायर यहां पे टूटती है, और यहां पे वायर टूटने के लिए काफी एक्सटेंशन होने के बाद वायर टूटती है, तो डेफिनेटली इट विल मीन दैट दिस इज, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो स्लोप इज मोर, तो वायर एक्स मॉडुलस इज ग्रेटर। और एक दूसरी बात, वायर टूटती है आफ्टर मच मच एक्सटेंशन, सो डेफिनेटली इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। नंबर इज 196 के लिए, द डायग्राम शोज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द थिन वायर कॉज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, द वेरिएशन सजेस्ट दैट। यहां पर ग्राफ 196 में किस प्रकार का बना हुआ है देख लीजिए आप। द ग्राफ इज बिटवीन फोर्स एंड एक्सटेंशन, और आपको ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस मिल गई है। टेम्परेचर दिया गया है टू बी इक्वल टू T1 एंड T2। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, जहां तक इलास्टिसिटी का सवाल है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपकी इलास्टिसिटी कम होती है। इट शुड बी वेरी क्लियर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलास्टिसिटी कम होते हैं। लोहा अगर गर्म करते तो डेफिनेटली उसका स्ट्रेचिंग ज्यादा होता है। तो वेल एनीवे उसी तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहां पर अभी आप देख लीजिए, फोर्स आपने F अगर अप्लाई किया तो यहां पर दिस इज फोर्स दोनों तरफ सेम है। दिस इज योर 2 एंड दिस इज 1। फोर्स सेम अप्लाई करने के बाद भी यहां पर ज्यादा कम स्ट्रेच हुआ है और यहां पे ज्यादा स्ट्रेच हुआ है। ज्यादा स्ट्रेच का मतलब यह होता है टेम्परेचर वहां पे ज्यादा रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, फोर्स सेम अप्लाई किया, यहां पे ज्यादा स्ट्रेच हो गया। ज्यादा स्ट्रेच का मतलब क्या होगा, फोर्स सेम फोर्स ज्यादा स्ट्रेच हो गया, इसका मतलब है कि यहां पर इलास्टिसिटी इन फैक्ट हैज डिक्रीज्ड। इट विल मीन दैट टेम्परेचर यहां पे ज्यादा रहेगा। So it will mean what? That T1 is greater than T2. So आपका आंसर रहेगा the same, T1 is greater than T2. रिपीट करो फिर से मैं एक बार। किसी मटेरियल को जब आप हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो स्ट्रेच ज्यादा होगा। मैंने फोर्स को सेम लिया है और फोर्स को सेम लेते हुए हम नोट करते हैं फॉर द सेम फोर्स यहां पे ज्यादा स्ट्रेच हुआ है। ज्यादा स्ट्रेच का मतलब होता है कब ज्यादा स्ट्रेच होंगे तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। सो T1 इज ग्रेटर देन T2। आई थिंक दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नंबर 200, number 200 that the force required to stretch the length of the rubber by length x, this is x and this is the force which is required. It is shown in the figure. The energy stored in the rubber for the extension of 5 meters. Well, the energy stored in fact is given by, discussion इस पे काफी हो चुका है, this is equal to half F into L. This is what is expected. लेकिन कैसा है, एक्चुअल ग्राफ जब प्लॉट किया गया है स्लाइटली इस प्रकार से कर्व आ चुका है। यहां पर अगर मुझे वर्क डन निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड अगर निकालना है, इट इज हाफ F into L।
ग्राफ पे से अगर मुझे बनाना तो आई एम जस्ट ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओ टू बी, और जो ट्राइंगल जो बना हुआ है उस ट्राइंगल का एरिया आता है इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट है इक्वल टू 40 एंड सो दिस इज इक्वल टू 100। So area is equal to, in fact, the work done is equal to energy stored. Expected ये है हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कितना आना चाहिए, 100 जूल्स आने चाहिए, बट एक्चुअल कर्व इस प्रकार से गया है, तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो इनफैक्ट इसी का एरिया हमको निकालना पड़ेगा, एंड दैट एरिया इज लेस देन दिस एरिया, इट इज लेस देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. Area which is enclosed by this curved surface, by this curvature, area enclosed by this curvature, it is definitely less than area enclosed by the triangle. तो definitely जब आप वर्क डन रबर के लिए निकालेंगे तो आपको एरिया इस कर्वेचर, एरिया enclosed by this curvature वही निकालना पड़ेगा, and this area is definitely less than this. So आपका आंसर जो आने चाहिए, it is equal to what? It is less than 100 joules. Less than what? 100 joules, because this is the actual curve which has to be taken into consideration. Number 204. For 204, the property of metals which allow them to be drawn into thin wires beyond the elastic limit without rupture is called ductility. मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है. Well, anyway, यहाँ पर total number of objectives जो यहां पर है इट इज 231 और हम 204 तक पहुंच चुके हैं, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम दिस कैन बी कंप्लीटेड. बट इन द मीन वाइल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों के तरफ से डिफिकल्टीज के नंबर्स आने चाहिए नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली. दिस वाज व्हाट इलास्टिसिटी 3, तो 3 में 4 में इलास्टिसिटी 4 में हम क्या करेंगे, मेरे प्रॉब्लम्स मल्टीपल्स ऑफ 4 के मैं कंप्लीट कर लूंगा, और उसके साथ में द डिफिकल्टीज नंबर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. सो कीप सॉल्विंग जो भी मल्टीपल्स ऑफ 4 हमने किया है, और जो मल्टीपल्स ऑफ 4 नहीं उसको आप सॉल्व करके उसकी डिफिकल्टीज यू जस्ट पॉइंटेड आउट या उसको डाल देंगे इन द कॉमन ग्रुप. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.